नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एमपीपीएससी और अन्य परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं हमारे चैनल हिंदी भाषा बोध पर। और इसके अंतर्गत एक नया वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित कविता संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे केदारनाथ अग्रवाल जी का कविता संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं। अब केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म जो था 1 अप्रैल 1911 को हुआ था और 22 जून 2000 को इनकी मृत्यु हो गई। 22 जून 2000 को इनकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के कमासिन गांव में हनुमान प्रसाद गुप्ता और घसीटो देवी के घर, अर्थात इनके पिता का नाम हनुमान प्रसाद गुप्ता और माताजी का नाम घसीटो देवी था। केदार जी के पिता स्वयं कवि थे। उनका एक काव्य संकलन था मधुरिम। किनका काव्य संकलन था? हनुमान प्रसाद गुप्ता जी। पिताजी जो थे हनुमान प्रसाद गुप्ता, उनका जो काव्य संकलन था मधुरिम करके प्रकाशित हुआ था, मधुरिम नाम से प्रकाशित हुआ था। तो उन आशा आप सभी समझ गए होंगे कि जिसके पिताजी स्वयं कवि हैं तो उनका बचपन से ही कविताओं के प्रति रुझान हुआ ही होगा। तो इसके कारण उनका कवि बनना भी शायद इसी नियति के आधार पर हम गणना कर सकते हैं कि वो किस प्रकार कवि बने। केदार जी के पिता स्वयं कवि थे और केदार जी का आरंभिक जीवन कमासिन के गांव में ही बीता। शिक्षा दीक्षा शुरुआत में वहीं हुई। उसके बाद चाचा मुकुंद लाल अग्रवाल के संरक्षण में उन्होंने शिक्षा पाई। क्रमशः रायबरेली, कटनी, जबलपुर, इलाहाबाद में उनकी पढ़ाई हुई। इलाहाबाद में उन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की। इलाहाबाद में, जो आजकल प्रयागराज हो चुका है, मैं बीए किया था, ये याद रखिएगा। और इसके बाद कानूनी शिक्षा उन्होंने कानपुर में हासिल की, अर्थात लॉ पढ़ा था उन्होंने। केदारनाथ अग्रवाल का इलाहाबाद से गहरा रिश्ता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान ही उन्होंने कविताएं लिखने का प्रारंभ किया था और उनकी लेखनी में प्रयाग की प्रेरणा का बड़ा योगदान रहा है। प्रयाग के साहित्यिक परिवेश में उनके गहरे रिश्ते का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी सभी मुख्य कृतियां इलाहाबाद के परिमल प्रकाशन से ही प्रकाशित हुई हैं। प्रकाशक शिव कुमार सहाय उन्हें पिता तुल्य मानते थे। बाबूजी कहते थे, लेखक और प्रकाशक में ऐसा गहरा संबंध जल्दी देखने को नहीं मिलता। यहाँ तक कि परिमल प्रकाशन का लोगो भी उन्होंने केदारनाथ अग्रवाल के चित्र का ही बनाया है। बहुत ज़्यादा गहरा संबंध था इनके जो परिमल प्रकाशन है और केदारनाथ अग्रवाल जी का। यही कारण है कि केदारनाथ अग्रवाल ने दिल्ली के कई प्रकाशकों का प्रलोभन ठुकरा कर परिमल प्रकाशन से ही अपनी कृतियां प्रकाशित करवाई। उनका पहला कविता संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं परिमल से ही प्रकाशित हुआ था। जब तक शिव कुमार सहाय जीवित थे, वह प्रत्येक जयंती को उनके निवास स्थान बांदा में गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन करते थे। शिव कुमार सहाय के निधन के बाद परिमल प्रकाशन का संचालन उनके पोते अंकुर शर्मा सहाय कर रहे हैं। केदारनाथ अग्रवाल का पहला काव्य संग्रह युग की गंगा आज़ादी के पहले मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ था। युग की गंगा इनका एक बहुत महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। 1947 में प्रकाशित हुआ था, आज़ादी के कुछ महीनों पहले। केदारनाथ अग्रवाल ने मार्क्सवादी दर्शन को जीवन का आधार मानकर जनसाधारण की जीवन की गहरी व व्यापक संवेदना को अपने कविताओं में मुखरित किया है। केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं का अनुवाद रूसी, जर्मन, चेक और अंग्रेजी में
हो चुका है। मार्क्सवाद से प्रभावित थे। रचनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। गुल मेहंदी जल जमुन, क्षमा कीजिए, गुल मेहंदी जमुन जल तुम, जो शिलाएं तोड़ते हैं कहे केदार खरी खरी, खुली आँखें खुले डैने, कुहकी कोयल, खड़े पेड़ की देह, मार प्यार की थापें, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, अपूर्वा, नींद के बादल, आत्मगंध, बम्बई का रक्त स्नान, युग गंगा, बोले बोल अबोल, लोक आलोक, चुनी हुई कविताएं, पुष्पदीप, बसंत में प्रसन्न पृथ्वी, अनहारी हरियाली, हे मेरी तुम। इसमें से हे मेरी तुम, युग की गंगा, गुल मेहंदी जमुन जल तुम और मार प्यार की थापें, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार बहुत महत्वपूर्ण है। अपूर्वा भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको याद रखिएगा। बम्बई का रक्त स्नान भी याद रखिएगा। देश की कविताएं इनकी अनुदित रचनाओं के संग्रह हैं। कुछ प्रतिनिधि रचनाएं भी हैं, जैसे कि जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, पहला पानी, हमारी जिंदगी, जिंदगी, मजदूर का जन्म, बच्चे के जन्म पर वह चिड़िया जो मात देना नहीं जानती, और मेरा दिन, बसंती हवा, कन बहरे, ईद मुबारक, वीरांगना, नागार्जुन के बांदा आने पर, आज नदी बिल्कुल उदास थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, ओस की बूंद कहती है, हम और सड़कें, जीवन से, मैना, ककरीला मैदान, लंदन में बिक आया नेता। अब उनके पुरस्कार के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। उनका कविता संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1965 में ये प्रकाशित हुआ था। कविता संग्रह अपूर्वा के लिए 1986 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके अलावा वे हिंदी संस्थान पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। केदार शोधपीठ की ओर से हर साल एक साहित्यकार को लेखनी के लिए केदार सम्मान भी दिया जाता है। केदार शोधपीठ कहाँ पर है? केदार शोधपीठ की स्थापना बांदा, उत्तर प्रदेश में 1960 में हुई थी। तब से ये शोधपीठ उन्हीं के नाम पर संचालित है और हर साल केदार सम्मान दिया जाता है, जैसा कि अभी हमने बातचीत की है। अब इसके बारे में अब हम बातचीत करते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं के बारे में। फूल नहीं रंग बोलते हैं में इसकी विषय सूची के बारे में पढ़ते हैं। और पहले तो इसकी भूमिकाएं पढ़ लेते हैं। भूमिका जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके अंतर्गत कई बार कवि की कविताएं न पूछकर इसके भूमिका से पंक्तियां पूछ ली जाती हैं। तो अब हम मेरी ये कविताएं नाम से इनका शीर्षक है, ये याद रखिएगा। इसमें शीर्षक किस नाम से आता है ये याद रखिएगा। मेरी ये कविताएं। प्रस्तुत संकलन में संग्रहित मेरी सभी नई और पुरानी कविताएं एक स्थान पर एक साथ मिलेंगी। एक संकलन की यही उपादेयता है। संकलन की उपादेयता को वो सही ठहरा रहे हैं, क्योंकि उसमें ही सारी कविताएं मिल जाती हैं लेखक की, कवि की। पहले भी मेरे 3 काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। अब उनमें से एक भी उपलब्ध नहीं है। यह संकलन उस कमी की पूर्ति करता है। इसमें वे कविताएं भी हैं जो उन संकलनों में थीं, कुछ हैं, सब नहीं। इस संकलन में कविताओं का रचनाकाल भी दे दिया गया है। इससे सहृदय पाठकों को मेरे कृतित्व का विकास क्रम सहज ही प्राप्त हो सकेगा। इस विकास क्रम के बल पर मेरे कृतित्व का ऐतिहासिक मूल्यांकन भी हो सकेगा। कविताओं का चयन इस दृष्टि से किया गया है कि मेरे अब तक के पूरे कृतित्व का पूरा बोध चित्र इस संकलन द्वारा प्राप्त हो सके। इस संकलन का नाम इसी में संग्रहित एक कविता के नाम पर रखा गया है। इसमें एक कविता है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। मैं नहीं बता सकता, न मुझे याद है कि इन कविताओं की रचना किन परिस्थितियों में हुई थी। इस अभाव के बावजूद मेरे प्रत्येक कविता मेरी तत्कालीन रचना प्रक्रिया को थोड़ा बहुत अवश्य व्यक्त करेगी। मैं इस रचना प्रक्रिया की खोज का दायित्व अपने पाठकों पर छोड़ता हूँ। बहुत पहले मैं जो लिखना चाहता था वह नहीं लिख पाता था। कठिनाई होती थी, कविता नहीं बन पाती थी। कवि
एक पंक्ति ही बन पाती थी, कभी अधूरी ही पड़ी रह जाती थी। तब मैं अपने में कवित्व की कमी समझता था, खींच कर रह जाता था। औरों को धड़ल्ले से लिखते देखकर अपने ऊपर क्षुब्ध होता था, मौलिकता की कमी महसूस करता था। तब मैं यह न जानता था कि कविता भीतर बनी बनाई नहीं रखी रहती। मैं समझता था कि वह कवि के हृदय में, मस्तिष्क में सहज संवरे रूप में पहले से रखी रहती है। प्रतिभावान कवि उसे भीतर से बाहर ले आता है। कितना गलत था मेरा विचार, कितनी गलत थी मौलिकता की मेरी धारणा। ये याद रखिएगा, बहुत पहले मैं लिखना चाहता था वह नहीं लिख पाता था। इस यहाँ से लेके कितनी गलत थी मेरी मौलिकता की धारणा। जैसे जैसे समय बीतता गया मैं विचार और विवेक में बढ़ता गया और गलत से सही की ओर चलता गया। यथार्थ और वास्तविकता को क्रमशः समझता गया। यह समझ और जीवन दृष्टि संघर्ष और द्वंद्व से आई। अपने इंद्रिय बोध से मैंने बहिर्जगत का ज्ञान प्राप्त किया। मेरा इंद्रिय बोध मेरे हृदय और मस्तिष्क से मस्तिष्क में पहुंचा, जहां उद्वेल हुआ अनुभूत जीवन से बने व्यक्तित्व से उस उद्वेल में मेरे इंद्रिय बोध का संपर्क हुआ, वह उससे समन्वित हुआ। उस संपर्क और समन्वय के समय मेरा इंद्रिय बोध एक दिशा पाने लगा। आकार और प्रकार में परिवर्तित होकर वह अस्पष्ट से स्पष्ट और अमूर्त से मूर्त की ओर प्रयाण करने लगा। बाहर से आया हुआ ज्ञान भीतर के ज्ञान से गुम्फित होने लगा। वहाँ स्थित शब्द संकेत उसे मिले, वह उनसे जुड़ गया, जुड़कर अर्थवंत हो गया, छंद में शिल्पित होकर वही बाहर निकल आया। यही कविता हुआ। मेरी कविता ऐसी रचना प्रक्रिया से समझ लेना जरूरी होता है। इसी में मैंने ऊपर सूक्ष्म में उस प्रक्रिया का वर्णन किया है। यहाँ पे उन्होंने कैसे कविता रची उसके बारे में बताया है। मेरी कविताओं में मेरा अनुभूत व्यक्तित्व तो है ही, साथ ही साथ उसमें युगबोध और यथार्थबोध भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, याद रखिएगा। युगबोध और यथार्थबोध को भी इन्होंने बताया है अपनी कविताओं में। प्रत्येक कविता आत्मान्वेषणी होते हुए भी यथार्थान्वेषणी भी है। एक ओर वह व्यक्तित्व में भरपूर डूबी हुई है, दूसरी ओर वह व्यक्तित्व से हटी हुई तटस्थ भी है। उसकी तटस्थता उसकी सिद्धि है, वही तटस्थता उसे मेरे व्यक्तित्व से बाहर का क्षेत्र में जीवित रखती है। वहाँ पहुंचकर वह दूसरे की हो जाती है, वह दूसरा उसे ग्रहण करता है और अपने भीतर ले जाता है। वहाँ भीतर वह रचना प्रक्रिया नहीं होती तो मुझे भोगनी पड़ी थी, जो मुझे भोगनी पड़ी थी। पाठक तो मूर्तमान कविता पाता है और वह उसके समग्र वस्तु और शिल्प से मुग्ध होता है। कवि की स्थिति से पाठक की स्थिति भिन्न होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हो सकती हैं। पाठक तो मूर्तमान कविता पाता है और वह उसके समग्र वस्तु और शिल्प से मुग्ध होता है। कवि की स्थिति से पाठक की स्थिति भिन्न होती है। कविता के पहले कवि को पूरी प्रक्रिया भोगनी पड़ती है और तब वह कविता पाता है और अपने कृतित्व का आस्वाद लेता है। पाठक या श्रोता को भोगने की पूरी प्रक्रिया की पीड़ा से वंचित रहना पड़ता है। वह उपलब्धि का आस्वाद लेता है और कुछ नहीं करता। आस्वाद की भी एक प्रक्रिया होती है, वह कृतिकार की प्रक्रिया से भिन्न होती है। आस्वाद की प्रक्रिया में चाहे वह जैसी हो, कृतिकार या पाठक या श्रोता दोनों सह आस्वादी होते हैं। इसलिए बाहर आई कविता को मंजी होना चाहिए। उनका रूप निखार, उसका शिल्प उसे अधिक काल तक जीवित रखता है। वह दीर्घजीवी होती है। क्षण की कविता क्षणिक होती है, जल्दी मर जाती है। मेरी कविताओं में शिल्प का सौंदर्य मिलेगा। वह सौंदर्य उसके स्थापत्य के शिल्प का सौंदर्य है। वह सौंदर्य अनेक भाव भंगिमाओं से अपने को व्यक्त करता है। उसकी अभिव्यक्ति अनेक रूपिणी है। जैसे हर सवेरा एक नए सौंदर्य का सवेरा होता है, वैसे मेरी हर कविता एक नए सौंदर्य की कविता होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, आपको भूमिका पढ़ना ही चाहिए इसकी। हर वाक्य, हर पैराग्राफ महत्वपूर्ण है। मैंने प्रकृति को चित्र के रूप में देखा है। ये देखिए कितनी अच्छी लाइन है। मैंने प्रकृति को चित्र के रूप में देखा है, उसके संपर्क में मुझे जीने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा था। प्रकृति का मेरा निरूपण चित्रोपम निरूपण है। उसमें कलाकारिता है, सौंदर्य शब्दों का अद्भुत सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है, कहीं कहीं क्लास की अभिव्यक्ति है।
बसंती हवा में अवश्य गति और वेग है। खजुराहों के मंदिर का सौंदर्य वहाँ के स्थापत्य का सौंदर्य है। वहाँ भी क्लासिकी तत्वों का संगठन है। मैंने युगबोध को भी पकड़ा है, कहीं मैंने उसे उसके सहज रूप में ही यथार्थपूर्वक रखकर ऊपर उभारा है, कहीं मैंने उसके यथार्थ को सौंदर्य के शिल्प से संवार कर अभिव्यक्ति दी है। मैं समझता हूँ कि मैंने यह गलत काम नहीं किया। मेरे इस प्रयास से यथार्थ का अनगढ़पन कम हुआ और वह संवर का अधिग्राह्य हो गया है। कुरूपता चाहे जितनी सत्य हो, उसका उसी रूप में निरूपण कृतित्व का ध्येय नहीं हो सकता। कृतित्व में यही कुरूपता जीती है जो कृतित्व के शिल्प सौंदर्य से अभिषिक्त होती है। मैंने अपने इस संकलन में अनगढ़ यथार्थ की और गढ़े यथार्थ की दोनों प्रकार की कविताएं दी हैं। इससे तुलनात्मक अध्ययन में परख में अधिक सहायता मिलेगी। मैंने गीत भी लिखे हैं, वह भी दिए हैं। लोग कहते हैं कम होते हुए भी महत्वपूर्ण हैं। इनके विषय में मेरा कुछ कहना उचित न होगा। केवल इतना कहूँगा कि मेरे गीत लोक मानव के हृदय के गीत हैं, न वे गायकी के गीत हैं, न साहित्यिक उपलब्धियों के गीत हैं। सूक्ष्म संवेगों की मेरी कविताएं सूक्ष्म हैं, उन्हें बड़ी करना गलत होता। कहीं वे छंदबद्ध हैं, कहीं मुक्त छंद में हैं। उनके लिए मैंने नहीं, संवेगों ने ही लय और रूप खोजा है। वे इसलिए नहीं लिखी गईं कि उनसे रस का पूरा आस्वाद मिले। यदि वे रस न दें तो यह उनकी नहीं, मेरी मेहरबानी होगी। नई कविता के इस युग में छंद छोड़ दिए गए हैं, गद्य के निकट की लय अपना ली गई है। यह सब ठीक है। मैं यहाँ इसके औचित्य और अनुचित्य पर विचार न करूँगा। इस संकलन की छंदबद्ध कविताएं शायद नए बुद्धिवादियों को अच्छी न लगें, स्वाभाविक भी है, लेकिन उनको देना, प्रतिनिधि संकलन में रखना ज़रूरी था, इसलिए दे दी गई हैं। इनके अतिरिक्त और भी लोग हैं जो छंदबद्ध कविता को ही कविता समझते हैं और पसंद करते हैं। बुद्धिवादियों के लिए मेरे इस संकलन में काफ़ी कविताएं हैं। वे उन्हें पढ़कर मेरे कृतित्व का मूल्यांकन कर सकते हैं। अंत में मैं संग्रह के प्रकाशक श्री शिव कुमार सहाय का आभारी हूँ कि उन्होंने इस संकलन के प्रकाशन का संकल्प किया और इसे प्रकाशित किया। श्री बद्रीनाथ तिवारी का भी मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने अपना श्रम और समय देकर इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की और अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। श्री इकबाल बहादुर श्रीवास्तव, अजित पुष्कल और श्री कृष्ण मुरारी पहाड़िया भी मेरी कृतज्ञता के पात्र हैं। उन्होंने भी अपना सहयोग दिया है। मैं श्री भगवान दास गुप्त का भी कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने यह संकलन प्रकाशित कराने के लिए विवश कर दिया। केदारनाथ अग्रवाल, 2 अक्टूबर 1965। इसका प्रकाशन वर्ष भी 1965 ही है, याद रखिएगा। अब हम यहाँ पर विषय सूची देख लेते हैं। ये विषय सूचियाँ हैं: वल्लरी, तुम, धूप तुम, हवा तुम, 8 छोटी कविताएं, अस्थि के अंकुर, रंग बोलते हैं, कुछ लिखी अधलिखी कविताएं, आग और बर्फ की वसीयत और विपर्यस्त दिशाएं। ये इतने भागों में बांटा गया है। इसके बाद में गोद में बह रही नदी भी है और यहाँ पर ये भाग हो गए हैं। कितने भाग किए गए हैं इसके बारे में आपको फिर से एक बार और पढ़ लेते हैं हम। इसकी पूरी विषय सूची पहले ही पढ़ी जानी चाहिए, तो हम पहले विषय सूची पढ़ लेते हैं जो बहुत ज़रूरी भी है। वल्लरी तुम, धूप तुम, हवा तुम। यहाँ पर चंद्र गहना से लौटती बेर, बसंती हवा, घन जन, 2 जीवन, मांझी ना बजाओ वंशी, धीरे उठाओ मेरी पालकी, नाव मेरी पुरैन के पात की, टूटे न तार बन तने, चांद चांदनी, प्रात चित्र, खेत का दृश्य, धूप का गीत, कंचन किरणें 1955 में। यहाँ पर लिखे हुए सन भी याद रख लीजिएगा, कई बार हो सकता है। इतने कठिन प्रश्न तो नहीं बनेंगे, ये हमारे जो विषय सूची है उसे पढ़ लीजिए, पर्याप्त रहेगा। चंद्र गहना से लौटती बेर, बसंती हवा, घन जन, 2 जीवन, मांझी ना बजाओ वंशी, ये महत्वपूर्ण लग रहा है। धीरे उठाओ मेरी पालकी,
नाव मेरी पुरैन के पात की, टूटे ना तार तने चांद चांदनी प्रात चित्र, खेत का दृश्य, धूप का गीत बहुत महत्वपूर्ण है, कंचन किरणें, उदास दिन, मानव के अग्रज, अब देखा है वसंत तुम्हें, मनमथ बसंत, वे किशोर नयन, बालक ने गाने के लिए गया, आँखों देखा, एक खिले फूल ने, वन की प्रकृति वामा, संगमरमर का सवेरा और हम, आज नदी बिल्कुल उदास थी। ये बहुत महत्वपूर्ण, इसका सन भी याद कर लीजिएगा, 23 मार्च 1958। आज नदी बिल्कुल उदास थी और पत्थर भी बोलते हैं। 28 कविताएं कुल इसके पहले पार्ट में हैं, पहले भाग में हैं, वल्लरी तुम, धूप तुम और हवा तुम में। इस प्रकार आपको याद रखना है। 28 कविताएं हैं पहले भाग में, फिर उसके बाद दूसरा भाग है 8 छोटी कविताएं। अभी 8 छोटी कविताएं भले ही हैं, लेकिन ये इसमें कविताओं की संख्या ज़्यादा है। इसमें 8 छोटी कविताएं ज़रूर हो सकती हैं। इसको हम पूरा पढ़ेंगे जब हमें समझ में आएगा। लिपट गई जो धूल पाँव से, ऐसे जैसे किरण, तुम भी कुछ हो, चील्ह मैं बादल हूँ, धूप नहीं यह पठार जो जड़ बीहड़ था, आज धूप जैसे हो आई। हे मेरी तुम सोई सरिता, हे मेरी तुम उन्मुख वीणा, जब आषाढ़ी बादल आए, हे मेरी तुम बिना तुम्हारे, दीप की लौ से दिन रात, पक्षी दिन अंधकार की चुप्पी में, भिक्षुक दुख दिवस शरद के, धूप और शर्त। इस प्रकार ये 21 कविताएं हैं 8 छोटी कविताओं में। पहले पाठ में, पहले भाग में 28 कविताएं थीं, दूसरे भाग में जो कि 8 छोटी कविताएं नाम से है उसमें 21 कविताएं हैं। और इसमें एक प्रमुख प्रश्न ये बन सकता है कि हे मेरी तुम नाम से कितनी कविताएं हैं, तो 3 कविताएं हैं। हे मेरी तुम सोई सरिता, हे मेरी तुम उन्मुख वीणा, हे मेरी तुम बिना तुम्हारे, ऐसा याद रखना है। अब अस्थि के अंकुर तीसरा भाग है, तो इसमें कितनी कविताएं हैं वो देख लेते हैं। अस्थि के अंकुर सबके लिए आज, देश की आशाएं, कानपुर, बुंदेलखंड के आदमी, पैतृक संपत्ति, कटुई का गीत, मोर्चे पर, लेखक की स्वतंत्रता, लोहे का घन गल रहा है, गांव का महाजन, हथौड़े का गीत, मैं, नागार्जुन के बांदा आने पर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, खंडहर का सुनसान, हम उन लहरों के समान हैं, हम ना रहेंगे, रोटी के पैदा होते ही, मैं घोड़ों की दौड़, धोबी गया घाट पर, तेज धार का कर्मठ पानी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने उसको कंकरीला मैदान, छुट्टी का घंटा बजते ही, वह चिड़िया जो हवा आई, मर जाऊंगा तब भी, और मार देखो। ये 29 कविताएं हैं। पहली में आपने देखा कि यहाँ पर पहली में 28 कविताएं थी पहले भाग में, वल्लरी तुम, धूप तुम, हवा तुम में, और दूसरे में 8 छोटी कविताओं में 21 कविताएं थी। फिर अस्थि के अंकुर में 29 कविताएं हैं। फिर रंग बोलते हैं में देखते हैं,
फूल नहीं हो ना हो तुम्हें, नीम के फूल वसंत आया, मेघ गए और गए नाचते मयूर, हमारी आँखें तुम साथ थे, समुद्र वह है, हम हैं वहाँ नाव बांधकर। शब्दों की कतार के पीछे सबसे आगे हमारे रंगीन बसंती फूलों की। जब कोई कहता है मुझसे नदी एक नौजवान ढीठ लड़की है, केन किनारे न छुए आकाश मुझे, असीम सौंदर्य की एक लहर, एकला चांद, धूप सेहरी, छाह की छतुरी फटी, अकथ्य को हमने कहा नहीं, आओ भी टुइयाँ थी, एक चतुर बोल गई, दर्द था एक दल बंधा मधुकोश गंधी फूल, ओस के संवेद्य मौनाकाश में हो एक बड़ी सी नीली चिड़िया, हम यहीं रहते हैं ठहर जाओ, चंपई आकाश तुम हो न कुछ, तुम एक चित्र हो, न भूलेगी मुझे यही कहूँगा, अरबी घोड़े पर सवार, छाह छोड़कर चल दूँगा मैं, पड़ गया है कनक कामनी नदी में। 37 कविता हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं शीर्षक में। कुछ लिखी कुछ अधलिखी कविताएं, आग और बर्फ़ की वसीयत। इसमें देखते हैं कितनी कविताएं हैं। मैं हूँ मशाल का बेटा धुआं, हम पात्र हैं किसी के, आस्था का शिलालेख, बांध अमल आलोक अलग से, कैसे जिए कठिन है चक्कर, आवरण के भीतर तुम मिलती हो, शाम चल दी, बादल ने मार दी बरछी, भोगने दो मुझे रंग नहीं, खिला है अग्निम प्रकाश, वेतन सिसकती चिड़िया, काल बंधा है तड़पती केन। 18वीं कविता है हवा। 19वीं है चोटी फटी सरसों की, रंग गोरे सिंह अपाली नाज, गींज गए कपड़ों सा, आओ ना हम जिए ना जिए दोस्त, वह कवि था कवियों में रवि था, ये भी महत्वपूर्ण लग रहा है। ऊपर ऊपर तन में बसी सांस पलाश तन में बसी सांस पलाश, हंस रहा है उधर, आतप तपी सुमेरु शरीरा, नूतन का आलोक, धूप में गड़ा धन कौन पाएगा, अविराम बज रही है ब्राजन स्वरों से, न टूटो तुम न बुलाओ तुम मुझे, दिन झर गया। हमने जितनी बार पुकारा, रची उषा ने ऋचा दिवा की, क्षण के संरक्षण के सन की याद, एक ठगोरी ठाठ मेरे मन की नदी, देर हो गई है वायु चली विजय सैन्य की, सहज खोले अतीन्द्रिय सुगंध के केश, अंधकार में खड़े हैं सिंधुग्राही मौन धीरज की बनी, घर के बाहर खड़ी नीम की हरी घास का बल्लम जल रहा है, चिलम पी रहा है, जलाशय के
तरल कोर के आँख खुली छिपी भी, घंटियों की आवाज़ से घायल जैसे कोई सितारिया। नदी के दूर एक सिंधु है, लुढ़कता रहा हूँ मैंने खोला, नहीं आया जहाँ कोई नृत्य करने। दिन है कि देर लगा दिए हैं हमने, बजते उन्हीं के अब नगाड़े हैं। चोली फटी सरस सरसों की, पेड़ अमावस के अंधकार में लोप। अब अगला भाग है विपर्यस्त दिशाएं। इसके अंतर्गत है चक्र चल रहा है वेग से, आग नाव में भरकर सूरज, धूप पिए पानी लेटा है, प्राप्य से परे अप्राप्य की ओर पड़ने को पड़ गई है। तरंगित सर्प तुम्हें पाने के लिए, तुम मेरे लिए नहीं। कोई है कि देखे सलीब, ऐसा भी हुआ है कभी। शमशेर मेरा दोस्त, आश्चर्य है कि वह है, अजीब बात है। सत्य और असत्य ना आदमी है, उसे घमंड है कि उसका न्याय बांटती है। हम हो गए हैं बौने, एक और कंठ से नहीं, ठप कर दिया गया है अब तक सड़कें, अब इंसान को स्वर्ग। गोबर गणेश और महेश, ये याद रखिएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि गोबर गणेश आप जानते ही हैं, हमारे पद्मश्री जो हैं, अकेला मेला लिखने वाले, जो डायरी लिखने वाले जो रचनाकार हैं, रमेश चंद्र शाह। इसलिए पूछा जा सकता है कि रमेश चंद्र शाह ने भी गोबर गणेश लिखा है, इसलिए ये कविता के नाम से पूछा जा सकता है। गोबर गणेश और महेश। डूबती हैं आँखों से वर्तमान, मैं जीऊँगा, मैंने कुछ पा लिया है, दयालु हो गया है दीन मित्र। विपर्यस्त दिशाओं में 34 कविताएं हैं। फिर गोद में बह रही नदी, इसमें कितनी कविताएं देख लेते हैं। टूटी हिम का टेक तुम्हारे जन्मदिन पर, तुम पड़ी हो, तुम आ गई, लाल हो गया है, चली गई है कोई श्यामा, उसे देखना, सब कुछ प्राप्य है उसे, बड़ा दूध का धोया है वह, बहुत दिन हो गए। ऐश्वर्य की प्रदर्शनी, पहाड़ और नदी, अनर्थ हो गया है, उजाले में जाला, विकट है यह, न आया वह, पुकार रहे हो क्या तुम, 60 गांठ, दर्पण में खड़ी हो तुम। महाकवि रविंद्रनाथ के प्रति और खजुराहो के मंदिर। ये कविताएं कुल 21 कविताएं हैं गोद में बह रही नदी की। 34 कविताएं हैं विपर्यस्त दिशाओं में। 67 कविताएं हैं, क्षमा कीजिए 65 कविताएं हैं। कुछ लिखी अधलिखी कविताएं, आग और बर्फ की वसीयत। याद रखिएगा, इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपको याद रहे। रंग बोलते हैं मैं, कितनी कविताएं हैं, 37 कविताएं हैं। रंग बोलते हैं मैं। अस्थि के अंकुर में कितनी कविताएं हैं, 29 कविताएं हैं अस्थि के अंकुर में। 8 छोटी कविताओं में 21 कविताएं हैं और 28 कविताएं, जो पहला टाइटल है वल्लरी तुम, धूप तुम, हवा तुम। कविताएं पढ़ते हैं। चंद्र गहना से लौटती बेर,
देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही वह भी लहरियाँ, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चकमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबा कर चोंच में नीचे गले में डालता है, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय में, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं है, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं बांझ भूमि पर, इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टें 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 टें, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर टिरटों टिरटों, मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुप्पे चुप्पे। बहुत प्यारी कविता है। इसके आगे पढ़ते हैं बसंती हवा को। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ वही, हाँ वही जो युगों से गगन को बिना कष्ट श्रम के संभाले हुए है, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ वही, हाँ वही जो धरा का वसंती सुसंगीत मीठा गुंजाती फिरी हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ वही, हाँ वही जो सभी प्राणियों को पिला प्रेम आस जिलाए हुए हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ, कसम रूप की है कसम प्रेम की है कसम इस हृदय की, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ न घर बार मेरा न उद्देश्य मेरा न इच्छा किसी की न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ, जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन हरे खेत पोखर, झुलाती चली मैं झुमाती चली मैं, हवा मैं बसंती हवा हूँ, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कू, उतर कर भगी मैं हरे खेत पहुँची वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मारी, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, मजा आ गया तब न सुध बुध रही कुछ, बसंती नवेली भरे गात में थी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ,
मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया न मानी न मानी, उसे भी न छोड़ा पथिक आ रहा था उसी पर ढकेला। लगी जा हृदय से कमर में चिपक कर, हंसी जोर से मैं हंसी सब दिशाएं हंसे लहलाते, हरे खेत सारे हंसी चमचमाती, भरी धूप प्यारी बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। कितनी प्यारी कविताएं लिखी हैं केदारनाथ अग्रवाल जी ने। अगली कविता है घन गरजे जन गरजे, बंदी सागर को लख का तर एक रोष से। घन गरजे जन गरजे, शत विशत लख हिमगिरि अंतर एक रोष से। घन गरजे जन गरजे, क्षिति की छाती को लख जर्जर एक शोध से। घन गरजे जन गरजे, देख नाश का तांडव बर्बर एक बोध से। घन गरजे जन गरजे। घन जन, दो जीवन कली निगाह में पली हिली डुली, कपोल में हृदय प्रदेश में खिली तुली, हंसी की तोल में गरम हवा चली, अशांत से अशांत रेत से भरी, हरेक पाखुरी जली, कली न जी सकी मरी, बबूल आप ही पला, हवा में वह न डर सका, कठोर जिंदगी चला, न जल सका न मर सका। मांझी न बजाओ बंशी, मांझी न बजाओ बंशी मेरा मन डोलता। ये बहुत महत्वपूर्ण कविता है, पूछी जा सकती है, शुरुआत की कविताएं पढ़ना ही चाहिए। मेरा मन डोलता है जैसे जल डोलता, जल का जहाज जैसे पल पल डोलता। मांझी न बजाओ बंशी मेरा मन डोलता, मेरा मन डोलता है जैसे जल डोलता, जल का जहाज जैसे पल पल डोलता। मांझी न बजाओ बंशी मेरा प्रण टूटता, मेरा प्रण टूटता है कि जैसे तृण टूटता, तृण का निवास जैसे बन बन टूटता। मांझी न बजाओ बंसी मेरा तन झूमता, मेरा तन झूमता है तेरा तन झूमता, मेरा तन तेरा तन एक बन झूमता। कितनी प्यारी कविताएं लिखी हैं केदारनाथ अग्रवाल जी ने। अगर आपको अच्छी लग रही है ये कविता पाठ भी, तो आप चाहें तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में पूरी कविताएं पढ़ के डाल दूंगा अगर आपको पसंद आई हो तो। अभी के लिए इतना ही। इसकी पूरी सूची पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, और बाकी जो जीवन परिचय है केदारनाथ अग्रवाल का वो हमने जो गाया है, जो सुना है, जो कविताएं पढ़ी हैं, इनको भी याद रख लीजिए, जो इसमें बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद आपका। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको सही लग रहा है तो।